नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। आपका बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर कमल किशोर लखेरा MBBS MS MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में है। आप एक अनुभवी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जरी विशेषज्ञ है। अब वर्तमान में SMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर विभाग सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत है। आपने चिकित्सीय करियर की शुरुआत धर्मशीला कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट के रूप में की। इसके बाद ESI हॉस्पिटल रोहिणी नई दिल्ली में कार्य किया। आपने भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जयपुर में कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दी है। एक बार फिर से सर आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरी जुबान के नीचे 1 साल से छोटा सा अल्सर यानी घाव हो रहा है जो ठीक नहीं होता। उसमें से कभी कभी गाढ़ा तरल ग्लू जैसा निकलता है, लेकिन दर्द या जलन नहीं होती। इसका सही उपचार क्या है? एक पाठक का यह सवाल आया है। इस तरह के जो कंडीशन है हम काफ़ी कॉमनली देखते हैं। हालांकि जो मुंह के अंदर छाले होते हैं उनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार न्यूट्रिशन या खान पान में कमी, या कभी कभार दांत के चोट से भी इस तरह से कोई घाव बन सकता है, और कभी कभी कुछ छोटे मोटे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा आप पूछ रहे हैं कि ये छाला 1 साल से बना हुआ है जी। तो अगर कोई भी छाला जो 15-20 दिन से ज़्यादा समय से अगर मुंह के अंदर या जीभ के अंदर है, तो वह एक लक्षण हो सकता है कि यह एक मुंह का या जीभ का कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए जो सबसे मरीज के लिए सबसे हित में जो रहेगा वह यह है कि वह एक किसी डॉक्टर के पास जाके उचित सलाह ले। डॉक्टर उस छाले की जांच करके हमको कभी कभार जब लगता है कि इसमें कैंसर होने की रिस्क है, तो उसमें कुछ फर्दर टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें एक बायोप्सी भी एक तरह का टेस्ट है जी। और उसमें क्या है कि उस छाले के कुछ हिस्से में से एक छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा लिया जाता है, जिसे जांच के लिए भेजा जाता है जी। और उसी से यह कंफर्म होता है कि यह छाला कैंसर का है या नहीं है। तो अगर श्रोता का जो प्रश्न है कि यह छाला 1 साल से बना हुआ है, तो मेरी सलाह उनको यह रहेगी कि अपने डॉक्टर से सलाह लें, और अगर डॉक्टर जांच के बाद यह पाते हैं कि वह कैंसर संबंधित एक लक्षण हो सकता है और वह अगर बायोप्सी की जांच के लिए उनको सलाह देते हैं, तो वो अवश्य करानी चाहिए। यानी अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण महसूस होते हैं तो बिना देरी के तुरंत आज ही बायोप्सी कराएं, नहीं तो ये कभी ना कभी मुंह के कैंसर का रूप जरूर ले सकता है। अगला सवाल है, क्या कांगेन एनागिक का 9.5 या 11.5 pH वाला पानी कैंसर के इलाज में मदद करता है? क्या इसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है? एक अन्य पाठक का सवाल आया है। हाँ, एक्चुअली आजकल अगर अपन देखें तो एल्कलाइन वाटर का प्रयोग बहुत कॉमनली लोगों द्वारा किया जा रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों में, जैसे कि मतलब गैस्ट्रिक एसिडिटी हो किसी मरीज को, या फिर ब्लड प्रेशर के या कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल में, तो उसका कुछ हद तक हो सकता है कि उसमें उपयोगिता है। लेकिन उसका सीधा अगर अपन बात करें कि कैंसर के बचाव में या कैंसर के उपचार में उसका कोई योगदान है, तो है इसकी कोई अभी तक कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी हमारे लिटरेचर में उपलब्ध नहीं है। तो आज की तारीख में स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बुरा, ये तो एक अलग डिबेट है, पर अगर कैंसर संबंधित अगर अपन बात करें तो इसका कोई डायरेक्ट लिंक अभी तक प्रूवन नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल सुनीता अग्रवाल ने पूछा है, मेरे स्तन में छोटी सी गांठ है, क्या इसकी बायोप्सी कराना जरूरी है या केवल अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है? जैसे कि पिछले सवाल में मैंने बताया था कि जैसे जिस तरह से छाला होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, उसी तरह से स्तन में गांठ भी कई तरह की हो सकती हैं। वह हो सकता है कि एक साधारण गांठ हो, जिसे हम बिनाइन ब्रेस्ट लम्प बोलते हैं जी। पर स्तन में गांठ का होना एक प्रमुख लक्षण है स्तन कैंसर का भी। तो उस गांठ की बायोप्सी की आवश्यकता है या नहीं है, यह मरीज के क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब जब डॉक्टर को अब एग्जामिनेशन के दौरान यह लगता है कि यह गांठ कैंसर की हो सकती है,
कुछ कुछ क्लिनिकल क्लू हमको होते हैं, जैसे कि जो गांठ है वह थोड़ी हार्ड कंसिस्टेंसी, मतलब काफ़ी ठोस तरह की होती है, और या तो स्किन के साथ में मूव नहीं करती है, या फिर उसमें रैपिड इंक्रीज इन द साइज, मतलब गांठ का साइज बड़ी जल्दी से बढ़ता है, या कभी कभार वह निपल में जैसे ब्लड का आना, इस तरह के लक्षण के साथ है, तो यह गांठ कैंसर की होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में हम लोग बिल्कुल बायोप्सी करते हैं। कई बार बायोप्सी से पहले कुछ अन्य जांचें जैसे कि अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम भी एडवाइस किया जाता है, जैसे कि मरीज को आवश्यकता उस हिसाब से। जी बिल्कुल। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कई सालों से हम लोग ये सुनते हुए आते हैं कि जो कैंसर और नॉर्मल गांठ में जो अंतर होता है कि अगर किसी मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वो ठीक है, वो गांठ नॉर्मल होगी, और जो कैंसर की गांठ होती है वो कभी भी दर्द नहीं देती है। लेकिन अब अगर हम ऐसा देखें तो कुछ नई कैंसर थ्योरीज ये भी आई है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको लेकर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जो इन्फेक्शन के कारण होती है गांठें, तो डेफिनेटली उसमें दर्द एक प्रमुख लक्षण होता है, और सामान्यतः यह माना जाता है कि कैंसर की जो गांठ है वो जब वह छोटी साइज की होती है तो उस कंडीशन में उसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता है। पर जैसे जैसे गांठ का साइज बढ़ता है और वह पास की जो नर्व सेल्स हैं उसको पकड़ने लगती है, तो दर्द का होना भी एक लक्षण हो सकता है। तो यह कहना कि इसमें दर्द नहीं होता है या दर्द होता है, उससे अपन कैंसर का बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में दर्द ना हो, लेकिन जैसे जैसे गांठ का साइज बढ़ेगा और वह किसी और ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगी तो उसके अंदर दर्द भी हो सकता है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 62 वर्ष है और मेरे पेट में ट्यूमर निकला है, क्या सर्जरी ही इसका एकमात्र इलाज है या दवा और कीमोथेरेपी से भी ठीक हो सकता है? रामेश्वर ठाकुर का ये सवाल आया है। अच्छा, चूँकि ये क्वेश्चन काफ़ी एक्चुअली वाइड स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। पेट में कैंसर, तो पेट में आप अगर देखें तो बहुत सारे अपने सिस्टम और अंग होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम मतलब अपनी आहार नाल से संबंधित जो अंग हैं, या फिर यूरिनरी सिस्टम जिसमें किडनी या यूरिनरी ब्लैडर आता है, और महिलाओं में जैसे तो पुरुष आई थिंक उनका सवाल है, तो उसमें क्या होता है कि पहले तो ये जानना जरूरी है कि वह किस अंग से कैंसर डायग्नोज हुआ है। चूँकि बायोप्सी हो चुकी है, कुछ जांचें हो चुकी हैं, तो आई थिंक उसके डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर वह करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि होता ही है कि हर अंग का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वह अलग अलग है। कुछ कैंसर में हम लोग डायरेक्ट ऑपरेशन भी सलाह करते हैं। कुछ कैंसर जैसे कि खाने की नली का कैंसर है या गुदाद्वार का कैंसर है, उसमें कई बार सर्जरी से पहले रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी द्वारा ट्यूमर को छोटा करके या उसका प्रारंभिक इलाज करके फिर सर्जरी की जाती है। तो किस अंग का कैंसर है, किस स्टेज की वह डिजीज़ है, उस पे काफ़ी कुछ हद तक यह निर्भर करता है कि डायरेक्ट सर्जरी की जाए या कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी साथ में की जाए। बिल्कुल। अगला सवाल फराह खान ने पूछा है, मेरी कैंसर सर्जरी के बाद क्या मुझे रेडिएशन भी लेना पड़ेगा? दोनों एक साथ लेने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, देखिए क्या होता है कि उनके सवाल से का जवाब देने से पहले मैं कुछ एक बेसिक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि जब कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला पार्ट है सर्जरी, उसके साथ में दूसरा जो ट्रीटमेंट का मोडेलिटी है वह रेडियोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा, और थर्ड पार्ट है कीमोथेरेपी, मतलब कैंसर संबंधित दवाइयाँ या इंजेक्शन दिए जाते हैं। और जो सर्जरी है और रेडियोथेरेपी है उनका जो रोल है वह है लोकल कंट्रोल, मतलब जिस अंग में बीमारी पनपी है उस अंग के आसपास बीमारी का कंट्रोल जो है इन दोनों द्वारा किया जाता है। और अगर बीमारी की पूरे शरीर में फैलने की जो फितरत है या फैल चुकी है, उस चीज़ का इलाज कीमोथेरेपी द्वारा किया जाता है। तो इसका जवाब यही रहेगा कि अगर सर्जरी हो चुकी है और डॉक्टर ने उनको रेडियोथेरेपी की सलाह दी है तो अवश्य कराएं, क्योंकि उससे उस बीमारी का लोकल कंट्रोल, मतलब उस बीमारी के उसी जगह पर वापस पनपने की जो आशंका है वह काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यानी आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर डॉक्टर ने आपको रेडियोथेरेपी भी सजेस्ट करी है तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे जो कैंसर हैं उनमें इन तीनों जो मॉडलिटीज़ हैं, सर्जरी,
रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तीनों का ही प्रयोग किया जाता है, तभी पूरा जाके बीमारी का कंट्रोल संभव है। बिल्कुल। अगला सवाल मोहनलाल शर्मा ने पूछा है, मेरी उम्र 70 साल है, क्या इस उम्र में कैंसर की बड़ी सर्जरी करवाना सुरक्षित रहेगा? देखिए, उम्र को हम डॉक्टर लोग दो तरीके से नापते हैं। तो मतलब कि बायोलॉजिकल एज क्या है मरीज की, और एक फिजियोलॉजिकल एज क्या है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज़ में डिसाइड करते हैं। 70 साल का होना कोई एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि उसमें सर्जरी नहीं की जा सकती। देखा जाए तो इवन जो कैंसर की बीमारी है मुख्यतया एक उम्र के बाद ही ज़्यादा देखी जाती है। मतलब 50 साल की उम्र के बाद ही ज़्यादातर हम मरीजों में कैंसर की बीमारी देखते हैं। हालांकि यह यंग एज में भी हो सकती है। तो जब हमारा मेन पेशेंट जो ग्रुप है वह खुद ही इस एज से संबंधित है, तो आई थिंक इस चीज़ में ऐसा कुछ नहीं है कि 70 साल की उम्र में कोई बड़ी सर्जरी नहीं की जा सकती। तो उसमें क्या है कि पेशेंट की फिटनेस संबंधित कुछ जांचें की जाती हैं, उसकी ओवरऑल हेल्थ को भी ध्यान में रखा जाता है। तो अगर पेशेंट को कोई बहुत सच सीवियर मेडिकल इलनेस या क्रॉनिक मेडिकल इलनेस नहीं है और पेशेंट हमारी राय में किसी सर्जरी को झेलने में सक्षम है, तो मेरे हिसाब से 70 साल की उम्र का होना कोई एक तरह से कॉन्ट्राइंडिकेशन या कि सर्जरी इस उम्र में नहीं की जा सकती, ऐसा सच नहीं है। बिल्कुल। कई बार डॉक्टर हम देखते हैं कि पेशेंट्स को कैंसर के साइड इफ़ेक्ट्स से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, स्पेशली कीमोथेरेपी को लेकर। उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, हमारी हेयर ग्रोथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्या हम वापस से वैसा जीवन जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। ऐसे बहुत सारे मिथ हम अक्सर सुनते हैं। तो क्या आने वाले समय में इसके ऊपर भी कुछ काम होगा कि इन साइड इफ़ेक्ट्स को और कम किया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ट्रीटमेंट होता है तो बिल्कुल संभव है कि कुछ उसका साइड इफेक्ट भी हो। मतलब जब इफेक्ट होता है तो साइड इफेक्ट भी होता है। पर अब आप ये मान के चलिए कि जो आधुनिक युग में जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके साइड इफेक्ट्स अब बहुत कम हो चुके हैं। सर्जरीज की बात करें अपन, तो सर्जरीज आज के ज़माने में पहले की तुलना में काफ़ी सेफ है। जैसे आप बात करें कि लेप्रोस्कोपी का ऑप्शन है, रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन है, तो कई बार तो बड़ी मेजर सर्जरी करने के बाद भी दूसरे या तीसरे दिन ही मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर अपन रेडियोथेरेपी की बात करें तो उसमें भी बहुत लेटेस्ट टेक्निकल एडवांसेस आ चुके हैं कि जिस अंग तक बीमारी है सिर्फ उसी अंग के आसपास ही विकिरण चिकित्सा की जाती है, और जो बाकी के अंग हैं तो उनको बचाया जाता है जिससे कि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं हो। सिमिलरली कीमोथेरेपी में भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन अब उपलब्ध हैं आज के ज़माने में। इवन अपन बात करें कि टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी बहुत काफ़ी डेवलप हो चुकी है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमम है। और अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं तो वो बहुत सारे मामलों में टेम्परेरी होते हैं। तो कुछ महीनों में, 2 या 3 महीनों में अक्सर उनका इफेक्ट चला जाता है। और अगर जैसे अपन डॉक्टरी सलाह का पूर्णतया पालन करें तो साइड इफ़ेक्ट्स का भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो साइड इफ़ेक्ट से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह ट्रीटमेंट का पार्ट है और ट्रीटमेंट कंप्लीट करना ज़्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। अगला सवाल रीना मेहता ने पूछा है, मेरे परिवार में पहले भी कैंसर हुआ है, क्या मुझे भी जेनेटिक टेस्ट करवाना चाहिए? हाँ, देखिए, इसमें अपन को यह देखना पड़ेगा कि कैंसर के कारणों में एक प्रमुख कारण है जेनेटिक रिस्क। बिल्कुल। महिलाओं में बात करें तो जैसे स्तन का कैंसर या फिर ओवरी का कैंसर, महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही, जैसे कोलोरेक्टल मतलब बड़ी आंत का कैंसर, इसमें काफ़ी कॉमनली जेनेटिक रिस्क इन्वॉल्व होती हैं। तो जो परिवार में कैंसर है वह मतलब किस अंग का कैंसर था, परिवार के कितने अन्य सदस्यों में कैंसर था, उसके हिसाब से हम लोग कैंसर की रिस्क को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप अपने किसी कैंसर विशेषज्ञ की सलाह लें, और अगर डॉक्टर की सलाह से अगर वह कोई जांच कराने की सलाह देते हैं तो अवश्य कराएं। जैसे कि स्तन कैंसर में बहुत कॉमन है। अगर आपकी फैमिली में, मदर में, नानी में, मौसी में अगर 2 या 3 मरीजों में इस तरह से लगता है कि भाई अंडकोश का और स्तन का कैंसर है, तो उस चीज़ की जांच कराई जा सकती है, क्योंकि एक जेनेटिक रिस्क है। कुछ म्यूटेशंस होते हैं जो कि फैमिली में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो वह अगर म्यूटेशंस हम पहले ही डिटेक्ट कर लें तो कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है जिससे कि कैंसर की रिस्क से बचा जा सकता है।
बिल्कुल डॉक्टर, जैसा अगर हम बात करें इम्यूनोथेरेपी की, आजकल इम्यूनोथेरेपी का काफ़ी ज़्यादा चलन बढ़ गया है। तो ये जो थेरेपी होती है ये खासकर मरीजों को किस तरीके से फ़ायदा देती है दूसरी थेरेपी की तुलना में? हाँ, देखिए इम्यूनोथेरेपी क्या है कि एक्चुअली कैंसर का जो फैलने का सिस्टम है जी। उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वह जी। बॉडी के इम्यून सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। जी। आपकी बॉडी जो है कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स नहीं है, बट फिर भी उनको बॉडी से बाहर नहीं कर पाती। तो इस पॉइंट का यूज करते हुए इम्यूनोथेरेपी का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें पेशेंट की खुद की जो इम्यून सेल्स हैं उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वह डायरेक्टली कैंसर सेल्स पे एक्ट कर सकें। जी। तो अभी अगर अपन पिछले दशक की बात करें तो यह दशक बिल्कुल इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट का है, क्योंकि एक तो देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है। बिल्कुल। दूसरा, चौथी स्टेज का कैंसर जिसे पहले लाइलाज बीमारी कहा जाता था, आजकल इम्यूनोथेरेपी के कारण उसमें भी काफ़ी सर्वाइवल जो एडवांटेज है वह देखा गया है। तो यह काम ऐसे करती है कि बॉडी की इम्यूनिटी को डायरेक्ट कैंसर सेल्स से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। तो काफ़ी कारगर है, और अगर मरीज को उस चीज़ की आवश्यकता है और वह दी जा सकती है तो मेरे हिसाब से की जानी चाहिए। यानी कई मरीज जिन्हें कैंसर के साइड इफेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, थेरेपीज के इफेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनके लिए इम्यूनोथेरेपी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। खासकर जैसे डॉक्टर ने बताया कि अगर आपको 4th स्टेज का भी कैंसर है तो उसका इलाज भी इस थेरेपी से संभव हो सकता है। अगला सवाल राजेश चौधरी की तरफ से आ रहा है, मेरे फेफड़ों में जो ट्यूमर है क्या उसे लेजर या रोबोटिक सर्जरी से निकाला जा सकता है? ओके, जैसे इन्होंने 2 सवाल पूछे, लेज़र सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी। जी। तो इन दोनों का मैं अलग अलग तरीके से इलाज मतलब आपको जवाब देना चाहूँगा। तो देखिए, लेज़र सर्जरी का रोल फेफड़े की गांठ में है तो सही, लेकिन काफ़ी लिमिटेड डिजीज़ के लिए है। मतलब क्या होता है, एक तो मुख्य श्वास नाल होती है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, या मेन ब्रोंकस जो होते हैं, उसमें अगर कोई छोटा ट्यूमर है तो डेफिनेटली, स्पेशली अगर वह ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर है, कैंसर का नहीं है, तो उसे लेज़र द्वारा निकाला जा सकता है। कई बार एडवांस ट्यूमर होते हैं जो कि श्वास नली में रुकावट पैदा करते हैं, तो उसको भी लेज़र से डीबल किया जा सकता है जिससे कि श्वास का रास्ता बना रहे। इससे अगर डिजीज़ थोड़ी सी एडवांस स्टेज में है तो आई थिंक लेज़र उसमें कारगर नहीं है। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा रोबोटिक सर्जरी का, डेफिनेटली फेफड़े के कैंसर में अगर अपन बात करें तो तीसरी स्टेज तक जो मुख्य ट्रीटमेंट है वह सर्जरी ही है। उसमें क्या है कि जो फेफड़े का जो भाग जिसमें कैंसर फैल चुका है उसको हटा दिया जाता है सर्जरी द्वारा। अब ये सर्जरी ओपन सर्जरी भी हो सकती है, लेप्रोस्कोपिक जिसे कि हम वेट सर्जरी बोलते हैं वह भी हो सकती है, और रोबोटिक भी हो सकती है। रोबोटिक सर्जरी के अपने अलग तरह के फायदे हैं। एक तो इसमें क्या है, चीरा बहुत कम लगता है, तो मरीज की रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, और बहुत सारे मरीज तो 2 या 3 दिनों में ही स्वस्थ होकर घर जा सकते हैं। दूसरा, सर्जन को भी इससे काफ़ी एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसमें कैमरा का विजन बेटर होता है, मैग्निफिकेशन होता है, और इंस्ट्रूमेंट्स की हैंडलिंग भी बहुत स्मूथ होती है। तो जो जटिल से जटिल सर्जरीज भी हैं वह काफ़ी दक्षतापूर्ण तरीके से रोबोटिक सर्जरी द्वारा की जा सकती है। तो अगर डॉक्टर ने रोबोटिक सर्जरी द्वारा फेफड़े की सर्जरी की सलाह दी है तो अवश्य रूप से करानी चाहिए। बिल्कुल, यानी रोबोटिक सर्जरी से मरीजों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और भविष्य में ये सर्जरी और बेहतर तरीके से डेवलप होगी। अगला सवाल है, मेरी उम्र 29 वर्ष है और मैं अभी माँ नहीं बनी हूँ। अगर मेरी कैंसर सर्जरी होती है क्या इससे भविष्य में माँ बनने की क्षमता पर असर पड़ेगा? अंजलि कश्यप का ये सवाल आया है। देखिए, कैंसर सर्जरी अगर डायरेक्टली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है तो डेफिनेटली उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर मान लो कैंसर अंडाशय का या गर्भाशय का है तो डेफिनेटली इस चीज़ का जो है आप अपने जो सर्जन है उससे सलाह लेके इसका प्रॉपर निदान ले सकते हैं। अगर सर्जरी से हम लोग कई जैसे हमें उसे फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी कहते हैं, मतलब उसमें सिर्फ कैंसर से संबंधित हिस्से को ही हटाया जाता है, बाकी जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है उसे बचाया जाता है। तो यह संभव है कि भविष्य में माँ बनने की संभावना बनी रहे। हाँ, समस्या कई बार रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कारण भी हो सकती है जो सर्जरी के बाद की जाती है।
तो उसमें भी प्रॉपर डॉक्टर की सलाह ली जाए तो कैंसर के ट्रीटमेंट जो कि सर्जरी है, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, उसके बाद भी माँ बनने की संभावना जो है वह बनी रहती है। जी बिल्कुल, जैसा इन महिला ने सवाल पूछा, अधिकतर महिलाएं जिनको ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट होता है या फिर जिनको सर्वाइकल कैंसर की समस्या सामने आती है, उनके मन में भी ये सवाल रहता है कि क्या ये हमारी फर्टिलिटी को आगे जाके कोई इफेक्ट करेगा, हमारी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अब जैसे आपने खुद बताया कि भाई अंडाशय का कैंसर है या फिर गर्भाशय का कैंसर है, गर्भाशय के मुख का कैंसर है, तो ये तो ऑर्गन डायरेक्टली ही आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल डेफिनेटली जो फर्टिलिटी जो भविष्य में मतलब संतान करने की जो है क्षमता है उसमें कमी आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर डिसीज हमको अलाउ करती है कि पूरा सिस्टम ना निकाल के सिर्फ एक साइड का अंडाशय निकाला जाए या फिर कुछ इस तरह से सर्जरी की जाए कि भविष्य में माँ बनने की संभावना बनी रह सकती है, तो मरीज की सलाह के साथ और डॉक्टर के साथ में जो भी आपका कन्वर्जेशन होता है उसके हिसाब से डिसीजन लेके ये सर्जरी की जा सकती है। बिल्कुल। अगला सवाल कविता सोनी ने पूछा है, क्या कैंसर की सर्जरी के बाद कैंसर वापस आ सकता है और कितनी बार फॉलोअप कराना होगा? हाँ बिल्कुल, कैंसर थोड़ी एक इस तरह की बीमारी है जिसमें हमेशा कैंसर बनने की वापस से बनने की संभावना रहती है। पर यह संभावना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर कैंसर का इलाज प्रारंभिक अवस्था में या फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही कर लिया गया है तो इसकी रिस्क बड़ी मिनिमम रहती है। जैसे जैसे कैंसर की स्टेज बढ़ती जाती है वैसे ही उसकी वापस से बनने की जो रिस्क है या बॉडी के किसी अन्य भागों में, अन्य ऑर्गन्स में फैलने की जो रिस्क है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, वह रिस्क भी बढ़ती जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही कि कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज किया जाए और उसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके वह किया जाए। पर फिर भी कैंसर की जो रिस्क है वापस आने की, उसको देखते हुए हम लोग पेशेंट्स को प्रॉपर रेगुलर फॉलोअप में आने के लिए सलाह देते हैं। अक्सर 3-3 महीनों के जो इंटरवल होता है उसमें मरीज की क्लिनिकल या फिर ज़रूरत पड़ने पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस द्वारा जांच की जाती है। यानी हर 3 महीने में एक फॉलोअप तो पेशेंट्स को ले ही लेना चाहिए। हाँ, ले लेना चाहिए स्टेज के हिसाब से, या फॉलोअप प्रोटोकॉल या किस अंग का वह कैंसर है ये अलग अलग हो सकता है। मोटे मोटे तौर पे हर 3 महीने पे तो कम से कम अपने विशेषज्ञ से जरूर मिलकर रहें। जी, और डॉक्टर जो पेशेंट्स है कैंसर से भी रिकवर कर रहे हैं, अपनी रिकवरिंग स्टेज में है, उनको खान पान में विशेष तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, रिकवरी में न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। स्पेशली जब मरीज सर्जरी या किसी मेजर सर्जरी के बाद में रिकवर कर रहा होता है तो उसमें कई बार डाइट को मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे कि मुंह के कैंसर है, उसकी जब सर्जरी की जाती है तो मरीज अक्सर नॉर्मल खाना नहीं खा पाते। सिमिलरली इसी तरह से जब आंत के कैंसर होते हैं तो उसमें भी आंत का हिस्सा निकाला जाता है तो डाइट में कुछ चेंज करना पड़ता है, तो डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। मुंह के कैंसर में कई बार हम मरीजों को लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट करने के लिए कहते हैं। आंत की सर्जरी के बाद भी जब जैसे ही वह हिस्सा अपने आप रिकवर हो जाता है तो धीरे धीरे लिक्विड से सेमी सॉलिड से सॉलिड डाइट की तरफ हम करते हैं। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का जो डिजायर्ड कंपोजिशन है वह पूरा मरीज भली भांति ले, जिससे कि मतलब क्या है कि हीलिंग के लिए प्रोटीन इंटेक का होना काफ़ी आवश्यक है, तो उसको इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। एज सच बहुत ज़्यादा हम लोग रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं करते हैं कि ये ना खाएं वो खाएं, बट घर का बना हुआ फ्रेश फूड जिसमें कि आपके सारे विटामिन्स और प्रोटीन की भरपूर मात्रा हो वह अपन पूरी अपनी खुराक में ले सकते हैं। बिल्कुल, यानी एक न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपका भी कैंसर का इलाज हुआ है या फिर आप कैंसर के रिकवरिंग स्टेज में है। अगला सवाल विक्रम सिंह ने पूछा है, कीमोथेरेपी से पहले ट्यूमर हटाना बेहतर है या पहले कीमोथेरेपी लेकर फिर सर्जरी करवाना? देखिए, वापस ये काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन है। मतलब आप ये मानिए कि शरीर में कितने सिस्टम हैं और हर सिस्टम में कुछ अलग अलग अंग होते हैं, हर अंग का कुछ अलग टाइप का कैंसर, अलग टाइप की स्टेज होती है, तो यह डिसीजन एक कैंसर विशेषज्ञ ही ले सकता है। कई बार
जब हमको लगता है कि ट्यूमर का साइज बहुत ज़्यादा है और उस अंग को बचाने के लिए उस साइज को कम करना जरूरी है, या कुछ जब साइज छोटा हो जाएगा तो उसका कॉस्मेटिक रिजल्ट्स बेटर आएंगे, तो उस केस में हम लोग कीमोथेरेपी देना प्रेफर करते हैं, जिससे ट्यूमर का साइज छोटा हो जाता है। सर्जरी में हमें काफ़ी सुविधा रहती है और उसके रिजल्ट्स भी बेटर रहते हैं, पर ये एक जनरल प्रोटोकॉल नहीं है। कुछ कैंसर्स में डायरेक्ट सर्जरी भी प्रेफर की जाती है, तो हर अंग के हिसाब से कि मरीज के लिए जो बेहतर रहेगा, जिसमें कि इलाज के बाद सक्सेस की ज़्यादा संभावना है, तो डायरेक्ट सर्जरी भी की जा सकती है। कुछ कुछ मामलों में पहले कीमोथेरेपी दे के ट्यूमर को छोटा करके फिर सर्जरी भी की जा सकती है। बिल्कुल। अगला सवाल अनिल मेहता ने पूछा है, क्या कैंसर के इलाज से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। देखिए, सर्जरी में तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बट रेडियोथेरेपी, स्पेशली कीमोथेरेपी, क्योंकि कीमोथेरेपी में बॉडी में इम्यूनोसप्रेशन होना, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, यह स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें ब्लड बनने की प्रक्रिया में कुछ रुकावट होती है। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई WBC काउंट्स जो होते हैं कई बार पेशेंट्स में कम हो जाते हैं, तो मरीज की प्रतिरोधक क्षमता में कुछ कमी आती है, लेकिन यह एक टेम्परेरी फेज़ होती है और जैसे ही काउंट्स रिकवर होते हैं तो मरीज की इम्यूनिटी वापस से डेवलप होती है। हाँ, तो इसमें बस ध्यान देने की यही बात है कि जिस टाइम कीमोथेरेपी चल रही है तो उस दौरान कोशिश यही करें कि किसी तरह के अननेसेसरी इन्फेक्शन से अगर बचा जा सकता है तो उसकी अपन पूरी कोशिश करें। बिल्कुल, यानी आपको अपना हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहे। कोशिश कीजिए कि आप कोई भी ऐसी प्लेस पर नहीं जाए जो आपके शरीर में और इन्फेक्शंस को बढ़ावा दे। बिल्कुल। अगला सवाल है, मैं कैंसर की पहली स्टेज पर हूँ, क्या मैं इलाज के दौरान अपने काम के लिए स्कूल जा सकता हूँ या मुझे पूरी तरह आराम करना होगा? रोहित सेन का ये सवाल आया है। देखिए, पहली स्टेज का कैंसर बताया है तो मतलब ठीक है, इसमें इलाज का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब वह किस अंग का है वैसे तो उस पर डिपेंड करता है, बट अगर जनरल बात करें अपन तो जितना अर्ली स्टेज में ट्यूमर होता है तो उतना ही ट्रीटमेंट डी एस्केलेशन, मतलब छोटी सर्जरी या कई बार कीमो की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से कि ऐसे बहुत टाइम तक कोई रेस्ट करने की आवश्यकता है ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी के कम मतलब 10 से 15 दिन के अंदर मरीज अपना दैनिक दिनचर्या करने के लिए स्वतंत्र रहता है। इवन कीमोथेरेपी के भी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वह टेम्परेरी होते हैं, कुछ दिनों तक या हार्डली 2 से 3 महीने तक रहते हैं, और उसके बाद में जैसे ही मरीज की इम्यूनिटी वापस डेवलप होती है और उसे जो जनरल वीकनेस जो इनिशियली कुछ वीक्स में जो आती है कीमोथेरेपी के बाद, उससे रिकवरी होती है, तो डेफिनेटली वह अपने जितने भी प्रोफेशनल वर्क है या फिर जो स्टूडेंट्स हैं अपनी स्टडीज़ में हैं वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल किरण जोशी ने पूछा है, क्या घरेलू नुस्खों से कैंसर में मदद मिल सकती है? देखिए, 2 तरीके से मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा। एक तो है कैंसर का बचाव, ठीक है। घरेलू नुस्खे मतलब कि अपन कुछ ऐसे चीज़ों का यूज़ करेंगे कि जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ रही है या बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, तो डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी की अच्छी इम्यूनिटी है और आपकी ओवरऑल हेल्थ स्टेटस अच्छा है तो कैंसर होने की संभावना तो नेचुरली थोड़ा सा कम होती है। ऐसा कोई बहुत डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसा रिलेशनशिप तो उसको नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज कैंसर के इलाज में तो जैसे कि जो मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन बताए थे, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इसमें वैसे तो घरेलू नुस्खे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जैसे अपन बात करें कि हल्दी है या फिर अदरक है, लहसुन है, उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और कैंसर रोग से प्रतिरोधकता को इम्प्रूव करते हैं। तो जैसे कि हम लोग कई बार कुछ मरीजों में जब ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो जो कि हल्दी में कुरकुमिन होता है जो कि कैंसर प्रतिरोधी तत्व माना जाता है, तो कुछ हद तक यह सच भी है और अगर किया जाता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, यानी घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस कैंसर को जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये कैंसर बार बार रिपेल कर सकता है। घरेलू नुस्खा उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेन जो ट्रीटमेंट है वह तो डिसाइड अपन को कीमो, सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी द्वारा करना है।
हाँ, जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो एज सच आपकी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये नुस्खे काम में लिए जा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, कई बार मरीजों का ये सवाल भी आता है, जैसे लिवर कैंसर अगर किसी को है तो सर्जरी के बाद क्या लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है? हाँ बिल्कुल, मतलब देखिए इसमें भी वही बात आएगी कि किस स्टेज में वह डिजीज़ है जी। तो अगर जैसे कि बहुत लिमिटेड स्टेज में वह डिजीज़ है और उसके बॉडी के अन्य अंगों तक फैलने की जो रिस्क है वह नहीं है, बिल्कुल, है ना, तो उस केस में और पहले से ही मान लो लीवर में कुछ खराबी है जिसे हम सिरोसिस कहते हैं, तो सिरोसिस के बैकग्राउंड में कुछ क्राइटेरियाज हम लोग बने हुए हैं। हालांकि आम पब्लिक को तो वह डिटेल में समझाना संभव नहीं, लेकिन मोटा मोटे रूप पे आप ये समझ सकते हैं कि बीमारी अगर अर्ली स्टेज में है और लीवर पहले से ही डैमेज है तो उसमें कई बार डायरेक्ट लीवर ट्रांसप्लांट करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में।